Hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर, क्लास 12 फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और हम लोग जिन टॉपिक्स के ऊपर कवर अप कर चुके हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा, साथ ही साथ रिवाइज भी किया होगा। आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड विथ ईच अदर। यानी कि जब दो आवेशित संधारित्र होते हैं, एक संधारित्र को हमने आवेश दिया, दूसरे संधारित्र को हमने आवेश दिया, दोनों कैपेसिटर्स हमने चार्ज कर लिए, दोनों की धारिता अलग अलग है, इसीलिए दोनों के सिरों के बीच, जो दोनों की प्लेटों के बीच जो विभव होगा वो भी अलग अलग होगा। जब मैं इन्हें कंबाइन कर लूंगा एक तार के माध्यम से, तो आप जानते हैं आवेश जो है वो प्रवाहित होने लगेगा और दोनों में तब तक आवेश जो है आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के जो वोल्टेज है वो बराबर नहीं हो जाते, दोनों का जो विभव है वो बराबर नहीं हो जाते। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की ओर आवेश जो होंगे वो प्रवाहित होंगे। इसी चीज को हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं कि यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है इस प्रोसेस में। तो चलिए ध्यान रखिए आप अपना स्क्रीन पर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग पुटअप करेंगे। दो आवेशित संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण redistribution of charge on connecting to charged capacitors। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। माना हमारे पास दो संधारित्र रखे हैं, संधारित्र एक और संधारित्र दो। दोनों की प्लेटें आपको दिख पा रही होंगी, दोनों संधारित्रों की, है ना। एक संधारित्र की धारिता C1 जिसके प्लेटों के बीच वोल्टेज V1 है, दूसरे की धारिता C2 और प्लेटों के बीच वोल्टेज V2 है। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर से भी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
जो चीजें हमने अब तक ड्रॉ करी हैं उनको हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। माना C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र, माना C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र हमारे पास हैं। A व B को, एक संधारित्र ये A है और ये वाला B है, ठीक है। B को क्रमशः V1 तथा V2 विभवांतरों तक आवेशित करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, हम ये मानते हैं, माना आवेशित इसको किया है तो मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश आ गया होगा दोनों संधारित्रों पर, है ना। तो एक संधारित्र पर आवेश जो है कैपिटल Q1 और दूसरे पर कैपिटल Q2 है। तो आप ये जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, C1 के लिए अगर मैं निकालूंगा तो C1 के लिए इज इक्वल टू Q1 अपॉन V1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 V1। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, अब इन दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया गया है, यानी कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने पर क्या होगा, आवेश जो होगा उच्च विभव वाले संधारित्र से निम्न विभव वाले संधारित्र की ओर प्रवाहित होगा, है ना। और तब तक प्रवाहित होता रहेगा, तब तक आवेश जो है, आवेश का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों जो संधारित्र हैं उन पर विभवांतर की जो मात्रा है वो समान ना हो जाए, वो बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। इस बात को लिख लेते हैं, यदि दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभवांतर वाले संधारित्र से कम विभवांतर वाले संधारित्र पर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभवांतर समान ना हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको याद रखें। तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभवांतर जो है वो बराबर ना हो जाए। जैसे ही विभवांतर बराबर, आवेशों का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बात करूं कि पहले तो एक पर जो विभव है वो V1 है और एक पर V2 है, तो आवेशों का प्रवाह ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की ओर होगा। सपोज V1 ज्यादा है, V2 कम है ना। तो जब
आवेशों का प्रवाह हो जाएगा, उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों विभव बराबर हो जाएंगे। हमने लिखा है ना, जब तक कि दोनों चालकों का विभवांतर समान ना हो जाए। तो सपोज ये विभवांतर v हो गया, दोनों का समान विभव हो गया v, तो ये v कितना होगा हमारे पास, ये v हमारे पास कितना होगा, ये v को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, जो कि कॉमन पोटेंशियल होगा आफ्टर दैट टाइम कॉमन पोटेंशियल। तो v बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन C, यानी कि कुल आवेश बटे कुल धारिता, है ना, कुल धारिता। कुल आवेश कितना है हमारे पास, कुल आवेश है हमारे पास v इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना, और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2। अभी अभी आपने ऊपर Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है, उसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, उसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा C1v1 प्लस C2v2, और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। नोट डाउन करके रखेंगे इसे, Q1v1 C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये होगा हमारा उभयनिष्ठ विभव, यानी कि कुछ टाइम बाद जब दोनों संधारित्रों के जो विभव होगा वो बराबर हो जाएगा, जब आवेश की मात्रा दोनों जगह बराबर हो जाएगी, Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा, इन दैट केस सॉरी V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, जब विभव बराबर हो जाएगा तो वहां पर जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इसके लिए ना एक डेरिवेशन देख लेते हैं, इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन देख लेते हैं कि जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो कितना होगा और उसको किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब जो है आप देखते हैं, जब आवेश जो है ऊपर से नीचे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी पुनर्वितरण हो रहा है। तो माना पहले तो C1 पर कितना आवेश था Q1, माना पुनर्वितरण के बाद ये रह गया Q1 डैश, और C2 पर आवेश था Q2, तो पुनर्वितरण के बाद ये हो गया Q2 डैश। कुछ ना कुछ तो वैल्यू जिसके पर कम होगा उसका बढ़ जाएगा, जिस पे ज्यादा है उसका कम हो जाएगा, है ना। तो पुनर्वितरण के बाद आवेश जो है वो चेंज हो गए। अच्छा, अगर आप मुझे यहां से बताएं कि Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू हमने देखा Q1 इज इक्वल टू क्या है C1 इंटू V। कब, पुनर्वितरण के बाद की बात हम ये बात कर रहे हैं, जब विभव जो है बराबर, पहले हमने देखा C1v1 होगा ना, लेकिन उसके बाद तो वोल्टेज सेम हो जाएगा दोनों पर V, Q2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा C2V हो जाएगा, है ना। तो पुनर्वितरण के बाद जो आवेश है वो Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, तो वोल्टेज क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। कैलकुलेट करते हैं इसे, कितना आएगा C1 और V की वैल्यू यहां से पुटअप कर दीजिए आप, C1v1 C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग Q2 डैश भी निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो Q2 डैश फिलहाल हम निकालेंगे नहीं, Q1 डैश हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए कि A से B तक जो आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी कुल मात्रा कितनी है, A से B तक जो आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी कुल मात्रा कितनी है। यहां से हम लोग एक रिजल्ट ध्यान रखेंगे, Q1 अपॉन Q2 डैश जो आएगा हमारा वो आएगा C1V अपॉन C2V, यानी कि वो आएगा C1 अपॉन C2। तो Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस बात को ध्यान रखें, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था कि A पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश होगा संधारित्र A पर, पुनर्वितरण के पश्चात A से संधारित्र A से B पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश स्थानांतरित होगा उसको हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले A पर कितना आवेश था Q1, स्थानांतरित होने के बाद कितना रह गया Q1 डैश, मतलब जितना कम हुआ है, मतलब जो भी उसका अंतर है वो निकल के आएगा हमारा स्थानांतरित आवेश, यानी कि उतना आवेश जो है स्थानांतरित हो गया। सपोज इसके पास पहले 10 कूलाम था,
है ना, बाद में 5 कूलाम रह गया, मतलब कितना स्थानांतरित हुआ, 10 - 5, 5 कूलाम हुआ, है ना। एक और एग्जांपल देखो, सपोज पहले 10 कूलाम था, बाद में 3 कूलाम रह गया, है ना, मतलब कितना स्थानांतरित हुआ है, 7 कूलाम। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होगा, है ना। तो स्थानांतरण के लिए कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 में से Q1 डैश को माइनस कर देंगे। तो जल्दी से माइनस करके देखते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू हमें पता है C1 V है, Q1 की वैल्यू हमको पता है C1 V1 थी, और Q1 डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो C1 कॉमन आ जाएगा, V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। अलजेब्रा इसमें लग रही है। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और यहां बचा C1 और C2 बचा, और C2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास आया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये है हमारे पास जो आवेश है, जो स्थानांतरित आवेश हुआ है, वो इतना आवेश स्थानांतरित हुआ है डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो जो आवेश के स्थानांतरण में जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा है, वो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, वो हुआ है हमारे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। सो ये है हमारे पास, अगर हम पुनर्वितरण देखें यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो आवेश होगा वो कितने की मात्रा होगी उसकी, वो होगी डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 और C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और यहां से भी एक पॉइंट हमारे पास जो हमने नोट डाउन किया है वो ये है कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पुनर्वितरण के पश्चात Q1 और Q2 डैश जो है कौन सा आवेश है, पहले संधारित्रों पर आवेश Q1 Q2 था, और उसके बाद जब पुनर्वितरण हो गया यानी जब V1 बराबर V2 बराबर V हो गया, तो तब इन पर आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, है नहीं। तो जब पुनर्वितरण होगा आवेश का, किसी पर आवेश कम हो जाएगा, किसी पर बढ़ जाएगा, है ना, ये तो हमने पढ़ा। तो पुनर्वितरण के बाद जो आवेशों का जो अनुपात है, पुनर्वितरण के पश्चात संधारित्रों पर पुनर्वितरण के पश्चात संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात पुनर्वितरण के पश्चात संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उनकी धारिताओं C1 C2 क्या है, C1 और C2 क्या है, धारिताएं, है ना। तो हम देख रहे हैं C1 और C2 का रेशियो हमको देखने को मिल रहा है C1 अपॉन C2, तो धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से चीजों को आप एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।